का कैसा सफर रहा नई ट्रेन में? आज बहुत मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मुझे बहुत बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत संतुष्टि है कि जिस सोच के साथ एक ये रेल की लाइन की परियोजना को मैंने मंजूर कराने का काम किया था कि ये जो पूरा इलाका है रोहतक, महम, हांसी, हिसार, सिरसा तक, ये जो हमारा पूरा दिल्ली से लेकर सिरसा तक का कॉरिडोर है, ये विकास की धुरी बने। और जिस तरीके से दिल्ली से जयपुर आज एक निवेश का केंद्र बन गया, दिल्ली से चंडीगढ़ एक विकास की धुरी माना जाता है, तो ये कॉरिडोर हमारा कॉरिडोर विकास की धुरी बने, इसी सोच के साथ मैंने ये 4 लेन का हाईवे, बहादुरगढ़ मेट्रो, ये रेल की लाइन और ये IMT रोहतक जैसे परियोजनाओं को और उसके साथ साथ हिसार में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और महम के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ये मंजूर कराने का मैंने इसीलिए प्रयत्न किए उस समय कि हमारा ये जो क्षेत्र है इसके अंदर उसी रूप से निवेश का संचालन। और आज अंततः जो उस समय हमने इस परियोजना को मंजूर कराकर और कार्य शुरू कराया था, 10 वर्ष लग गए इस सरकार में, लेकिन अंततः उस परियोजना जो है वो पूरी हुई और लोगों को रेलवे सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता और खुशी की बात है, बहुत संतुष्टि की बात है। परियोजना आपने पूरी करवाई, बीजेपी सरकार ने पूरी की, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज ये भाजपा को थोड़ा सा इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आत्ममंथन भाजपा की प्रदेश सरकार करे। क्या कारण है? 10 साल इनके सरकार के हो गए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री जी को 10 साल के बाद चुनावी सीजन में बुलाया, उस समय भी ऐसी परियोजनाओं का जो है फीता काटा जिसकी आधारशिला हमने रख के काम शुरू कराया था। क्या इन्होंने 10 वर्ष में कोई एक ऐसी परियोजना इनकी तैयार नहीं हो पाई, कोई विकास कार्य नहीं हुआ इस पूरे प्रदेश के अंदर? आज ये भाजपा की प्रदेश सरकार को इस बात पे मैं समझता आत्ममंथन होना चाहिए। जहाँ तक इस परियोजना की बात है, जैसा आप जानते हैं, लोग जानते हैं किसने क्या काम किया, वो लोग जानते हैं। 2011 में ये प्लानिंग कमीशन से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा कि अकेला भारत सरकार जो है जब तक इसको इस पे खर्चा वहन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। उस समय हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने फैसला किया कि इस रेल की परियोजना का आधा खर्चा और भूमि अधिग्रहण का पूरा खर्चा सरकार देगी। भूमि अधिग्रहण पूर्णतः प्रदेश सरकार कराएगी और जो खर्च आएगा रेलवे लाइन बिछाने का, उसका भी आधा खर्चा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये 2012 में जब हुड्डा साहब ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जब ये फैसला किया, उसके बाद 2012 के रेल बजट में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिनेश त्रिवेदी जी का भी, जो उस समय के रेल मंत्री थे। उस समय की उनकी बजट की स्पीच मैंने आज जारी करी, इससे पहले जारी नहीं करी थी, आज का मैं इंतजार कर रहा था। रेल बजट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4 रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर रोहतक महम हांसी की रेल की लाइन मैं मंजूर करता हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय कोई रेल बजट आता था तो उसमें हरियाणा का नाम आता था। दुर्भाग्य से पिछले 10 साल तमाम रेल मंत्री आए, लेकिन हरियाणा का नाम किसी ने अपने, जो मैं समझता हूँ किसी बजट में कहीं कोई आया हो आपके सामने है, तो मैं धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी जी का भी करना चाहता हूँ उस समय। उसके बाद 2013 में रेल मंत्री बदल गए, नए रेल मंत्री बने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि सेक्शन 4 और 6 कराकर, टेंडर कराने के बाद और भूमि अधिग्रहण में सेक्शन 4 और 6 कराकर हांसी में रेल रोड रैली में वो आए और उस रेल रोड रैली में उन्होंने 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी दिल्ली से वाया रोहतक, हिसार, डबवाली, सिरसा और इस रेल की परियोजना महम हांसी रेल की लाइन की परियोजना का फाउंडेशन स्टोन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रखने का काम किया। दुर्भाग्य की बात ये जरूर है, जो मन में टीस है, कि ये कब की पूरी हो जानी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी रेल की लाइन मैंने मंजूर उस समय अपने लोकसभा कार्यकाल में जब कराई थी, उसके 4 साल के बाद उसका शिलान्यास हो गया। उसके 4 साल के बाद उसका उद्घाटन हो गया था। शिलान्यास के 4 साल के अंदर वो रेल की लाइन लालू प्रसाद यादव जी जब मंत्री थे उस समय मंजूर हुई, और जब आंध्र के हमारे रेड्डी जी जो एमओएस थे, उस समय 4 साल के अंदर अंदर उसको पूर्ण करा के हमने देश को समर्पित कराई थी। लेकिन
बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने इस मन में ये टीस जरूर है कि आज से 12 साल पहले पूरी हुई योजना मंजूर हुई और 12 साल लग गए, और 12 साल में भी मुख्यमंत्री जी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया। मुख्यमंत्री जी ने बीच में 2015 में जब सरकार बदली तो कहा कि इसकी फाइल गुम होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस रेल परियोजना की संसद की कार्रवाई साक्ष्य है कि रेल मंत्री ने खड़े होकर कहा कि ये परियोजना मंजूर की जा रही है, जिस रेल परियोजना का साक्ष्य रेल मंत्रालय के आंकड़े हैं रेल बजट के कि 2012-13 के रेल बजट में 385 करोड़ का आवंटन किया गया हो, जिस रेल परियोजना के लिए भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन अपना करके और उसके बाद अपना सेक्शन 4 और सेक्शन 6 करके जमीन भूमि अधिग्रहण की बात कही हो, क्या वो भूमि अधिग्रहण हम की जो कागज भारत सरकार के प्रकाशित हो रहे थे अखबारों में, क्या वो किसी के घर के थे? मगर उस बारे में मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी फाइल नहीं मिल रही। मेरे को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि मैं सम्मान करता हूँ मैंने आप लोगों के माध्यम से उस समय ना सिर्फ वो सारे कागजात वो फाइल प्रेस के माध्यम तक उनको पहुंचाने का काम किया, मगर डाक के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा इतना समय लग गया कि ऐसा लगता है कि तमाम कोशिशों के इसको रुकावटों के प्रयत्नों के बावजूद आज ये अंततः रेल लोगों को मिली है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं एक और उदाहरण देना, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा फाइल गुम हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान, मन में टीस वाला बयान, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करने में विश्वास रखता हूं, मैं किसी की बेवजह आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि बड़ी मेहनत से मंजूर कराई थी ये रेल की लाइन, बड़ी मेहनत से काम शुरू कराया था। दो रेल मंत्री, एक रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी 2012 में संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश में 4 केवल मंजूर कराओ, नंबर 1 पे रोहतक में हांसी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रेल मंत्री, वो आ रहे हैं स्वयं, हांसी भी आए, रोहतक भी आए, जो रेल में बाईपास का उन्होंने फाउंडेशन रखा था, और उसके बाद ये कह दिया जाए, मैं समझता हूं कि ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और मैं इसमें एक बड़ा, आपने जैसे कहा कि भाई जैसे ही उन्होंने कहा, ना सिर्फ उनको हमने फाइल पहुंचाई, केंद्र के अंदर लगा, लोकसभा में मैं सांसद था, लोकसभा में मैंने बात उठाई और हमने रेल धरने दिए हांसी में और महम में। इत्तफाकन आज विनोद बिहाना जी भाजपा में, वो सीपीएस थे जब रेल रोड रैली रखी गई, वो सीपीएस थे, और वो कांग्रेस पार्टी में थे जब 2017 में जब हमने धरना रखा हांसी में और धरने में चेतावनी दी। उन्होंने उस भाषण में क्या क्या कहा विनोद बिहाना जी ने इस सरकार के बारे में कि ये रेल लाइन ठंडे बस्ते में क्यों चली गई। मैं उनके भाषण को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका भी हम सम्मान करते हैं, दूसरी पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप उनसे तसल्ली कर सकते हैं कि वो क्या उसके फाउंडेशन में थे, और जब ठंडे बस्ते में फाइल चली गई थी तो क्या विनोद बिहाना जी उस धरने के आयोजक थे, और क्या उन्होंने क्या क्या उस समय कहा, अखबारों में क्या क्या बयान प्रकाशित हुए कि भाई ये जो है उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लड़ाई लड़ी, उस ठंडे बस्ते में से फाइल निकलवाई, दोबारा लगातार रेल मंत्री से मैं मिला जो अपने सारे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब ये है मेरा तात्पर्य कि हमारे समय, हमारे कार्यकाल में, मैं केवल ये रेल की बात करूं, 3 रेल की लाइन, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, जींद गोहाना सोनीपत और रोहतक महम हांसी, और बहादुरगढ़ तक मेट्रो, 4 शहरों तक मेट्रो को जोड़ने का काम हुआ। बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव 81 किलोमीटर में मेट्रो हरियाणा के अंदर बनी, और 270 किलोमीटर रेल की लाइन हरियाणा के अंदर बिछी जो मंजूर हुई, जिस पर काम शुरू हो गया। 3 रेल की लाइन सिद्धांतिक मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त फिरोजपुर जिरका अलवर, यमुनानगर चंडीगढ़ और हिसार अग्रोहा। मैं पूछना चाहता हूँ 10 वर्ष में एक कोई मेट्रो का खंभा हरियाणा में कहीं आगे बढ़ा, 1 इंच रेल की लाइन कहीं बिछी, या कोई जो सिद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी 3 रेल की लाइन की, उनकी पूरी मंजूरी मिली 10 वर्ष के अंदर? ये बताएं। केवल मैं समझता हूं कि आलोचना, भाजपा के पास प्रचार तंत्र है, उनके पास मैं समझता हूं कि असीम धन संपत्ति इस पार्टी के पास इसने अर्जित करी है, जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अभी पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से किया। देश के इतिहास में इतनी धन संपत्ति किसी पार्टी के पास नहीं आई, लेकिन वो केवल प्रचार के लिए इस्तेमाल करके सत्य को दबाए, ये सही नहीं है। लोग जानते हैं
लोगों की आत्मा सच्चाई और जो है सत्य असत्य की गवाही लोगों की आत्मा देती है। या आप पूछिए जो आज ये कह रहे हैं, आप इस रेल की लाइन पे एक एक स्टेशन वालों से पूछिए, मोखा मदीना वालों से पूछिए वो स्टेशन कैसे बना, आपस में क्या था कि स्टेशन कहाँ जाए, दोनों गांव को किसने बुलाया और कौन सांसद थे लोकसभा उस समय, अगर मैं नहीं था तो मैंने दोनों गांव को बुला के फैसला करा के एक एक, आप गढ़ी गांव से पूछो, हासी के एक एक गांव का, जिस गांव ने कहा जहां स्टेशन बनाओ जी, यहाँ स्टेशन बनाओ जी, उस समय वहीं पे। तो अब आज ठीक है, हमें कोई नहीं, मैं समझता हूँ कि हम इस श्रेय की राजनीति में नहीं पढ़ना आता, मगर दुर्भाग्य ये है कि आज जो प्रधानमंत्री जी पहुंचे 10 साल के बाद भी अपनी एक परियोजना का ये फीता अपने द्वारा शुरू कराई गई उसका उद्घाटन या फीता ये सरकार नहीं करा पाई, प्रदेश सरकार। ये इस प्रदेश सरकार की विकासहीन कार्य प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमाण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, मैं इनका यही कहना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, हर प्रोजेक्ट का अपना अपना है, कि कम से कम इस प्रोजेक्ट में जो है मंजूर शुदा प्रोजेक्ट को इन्होंने खारिज नहीं किया, टेंडर को कैंसिल नहीं किया, खारिज नहीं किया। जैसा कि हमारे जो रोहतक का रेलवे बाईपास के प्रोजेक्ट को इन्होंने मेरे द्वारा मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट और उस ग्रांट को बदल के रोहतक शहर के अंदर से अपना फ्लाईओवर बना दिया, बनी तो बाहर से रेलवे चली आती है। आज रोहतक शहर का जिस स्वरूप में हमारा प्रयास था कि देश में दुनिया में आने वाले समय में एक उसकी पहचान बने, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने, तो कम से कम मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे बाईपास का बदल के बाहर जो अपना बाहर की बजाय अंदर से कर दिया, इन्होंने कम से कम इस रेल लाइन का प्रोजेक्ट के टेंडर को कैंसिल नहीं किया, उस पर जो है रुकावट तो पैदा करी, फाइलें गुम होने के इन्होंने दावे करे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज ये पूरा हुआ है, तो इस बात के लिए मैं जरूर इनका धन्यवाद करूँगा। कार्गो एयरपोर्ट के ऊपर भी चर्चा होती है मैम की। देखिए, जो मैंने आपको कहा कि एक मेरा प्रयत्न था और मैं बार बार उस समय कहता था कि दिल्ली की एक दिशा में अगर गुड़गांव, रेवाड़ी, मानेसर, नीमराना, जयपुर, दिल्ली जयपुर, वो विकास की धुरी कॉरिडोर बन सकता है। दूसरी दिशा में दिल्ली से चंडीगढ़ विकास की धुरी बन सकता है, तो दिल्ली, रोहतक, हिसार और सिरसा विकास की धुरी क्यों नहीं बन सकता। इसी सोच को लेकर 4 लेन कनेक्टिविटी विद बाईपासेस दिल्ली से लेकर डबवाली तक, महम हासी रेल की लाइन ताकि हिसार से सीधा कनेक्टिविटी बने, IMT रोहतक, भादुगढ़ तक मेट्रो, और इसके साथ साथ 2-3 और परियोजना थी। एक RRTS, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि मेट्रो आगे भादुगढ़ से बढ़कर वाया रोहतक और सबर्बन मेट्रो जिसे कहते हैं हिसार तक भी जाए, RRTS की परियोजना। ये सारी मंजूर हुई थी उस समय, जिसमें महम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और हिसार के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ताकि ये वाली जो ये कॉरिडोर है ये भी विश्व स्तरीय विकास का एक धुरी बने। लेकिन दुख की बात यह है, जिनके टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, बड़ी मुश्किलों से वो काम पूरे हुए और उन पर जो है हमारी ईमानदारी की मेहनत पे श्रेय का डाका डालने का प्रयत्न अपने प्रचार तंत्र से कुछ लोग करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। मगर जो केवल मंजूर थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, एयरपोर्ट की जैसे आपने बात करी, दुख इस बात का है सिद्धांतिक मंजूरी मिली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से NOC मिली उस एयरपोर्ट के लिए, जो मैं बार बार मैंने प्रेस के माध्यम से वो सारे आपके सामने रखे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको जो है सिद्धांतिक मंजूरी दी और ये प्रस्तावित किया कि 2019 के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दूसरा जो एयरपोर्ट बनेगा वो NCR में यहाँ बनेगा, महम में 3 जिलों का केंद्र बिंदु बनता था, हिसार, भिवानी और रोहतक। 2018 में बीजेपी की सरकार बन गई यूपी के अंदर और उस एयरपोर्ट को स्थानांतरण करके जेवर चला गया। मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि आज ये क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भाई कागजों में किया था, ये ठीक है, वो कागजों में सिद्धांतिक मंजूरी थी, मैं मानता हूँ। महम की रेल की लाइन की तरह या 4 लेन हाईवे की तरह टेंडर होकर काम जमीन पे नहीं शुरू हुआ था, उसका सिद्धांतिक मंजूरी थी। दुख इस बात का है कि 10 साल में किसी ने, ये कहना तो दूर की बात है कि ये स्थानांतरण गलत हो गया, यहीं रहना चाहिए था, किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि ये बनना चाहिए। भाजपा के किसी सांसद या विधायक ने, मैं चुनौती देता हूं, किसी ने ये कहा हो कि यहाँ बनना चाहिए एयरपोर्ट, आप हमारी आलोचना कर दें, लाख आलोचना कर दें, आप कह दें कि जो ये क्लेम कर रहे हैं गलत क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम बनवाएंगे, बनना चाहिए, इस एयरपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो जैसे जेवर एयरपोर्ट
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उन इलाकों की छत्तीस बिरादरी के भविष्य को की नींव रखने का काम हुआ है, तो ये कह सकते थे 10 साल कुछ छोटा का अरसा नहीं होता। 10 साल में आपने हमारे समय भी देखा किस प्रकार से विकास का पहिया घुमा था। तो कोई एक तो कोई कह सकता था, लेकिन आज मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी प्रजातंत्र में किस तरह से गिरावट आई है, इस बात का सबूत है कि आज तक किसी ने यह भी नहीं कहा कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, फिर कहे कि हाँ मैं लेके आऊंगा। कोई कहे, मैं चुनौती देता हूँ, ये तो कहे कम से कम कि बनना चाहिए, और ये उसके बाद मेरी जितनी आलोचना करनी है करो। मगर एक स्वप्न देखा था, उसके हिसाब से हमने मंजूरी, उस बात को सैद्धांतिक मंजूरी भारत सरकार की कैबिनेट से, जो उस समय सिविल एविएशन मंत्री थे अजीत सिंह जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उस टाइम एंटनी जी थे हमारे रक्षा मंत्री, एक एक महकमे में फाइल करा के मैंने जो सारी आपके सामने मैंने रखी है, मैं दोबारा जब आप कहोगे रखते रहेंगे, सारी वो मंजूरियां हमारे पास हैं। लेकिन वो एयरपोर्ट हमारे सामने से चला गया नोएडा में, जो योगी सरकार बनी। तब मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा था सदन में, ये जो कह रहे हैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी की आंख में आंख डाल के कहा था कि आप एक भारत की बात करते हो, एक भारत में अगर नोएडा है तो एक भारत में हिसार, भिवानी और रोहतक भी। ये एयरपोर्ट हमारे इलाके की तस्वीर बदलने के लिए मैंने बड़े प्रयासों से मंजूर कराया हुआ है, इसका स्थानांतरण मत करिए। मैंने बोला था उस टाइम, मैं वीडियो भी जारी किया था, तो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट का बजट में मैंने आज बजट के भी डॉक्यूमेंट से कोई दिखाना, ये मैं बता ही देता हूँ आपको। 2012-13 में धन आवंटन भारत सरकार, ये हर सारा बजट रेल मंत्रालय में रहता है, आप ले लीजिए, 385 करोड़ रुपए आवंटित, आप समझे। ये 2012 का है, ये रेल बजट की स्पीच है 2000, एक बार वो निकालना, वो भी सुनाते हैं। ये 2012 की लिखित की रेल बजट की स्पीच है जो मैं बता रहा हूँ। ये वो जो लेटर मेरे को दिया उन्होंने, दिनेश त्रिवेदी जी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ये फाउंडेशन स्टोन है। और बजट आवंटन के बाद ही कोई सरकार, such projects are more than, I'll read some of them. Rohtak Hansi wa Meham, Akhnapet Medak in Andhra Pradesh, Petacham over in Andhra Pradesh, Rojbhawa Jhilni in Bengal. चार, State government has come forward to share एक अपने प्रदेश का और some एक of the projects in their state. These projects will be given special attention. और इसमें ये भी कहा स्टेट गवर्नमेंट ने इनका आधा पैसा देने की बात की है। स्टेट में कौन थे, नहीं उस समय प्रदेश में कौन थे, आधा पैसा देने की जो बात इन्होंने, तो ये रेल मंत्री बोल रहे हैं भारत सरकार। और इसके बारे में मतलब हमको इसीलिए लपेटे में बार बार ये ले रहे हैं कि क्यों कसूर है कि हमने मंजूर कराया, हमने काम शुरू कराया। तो ये तो ऐसा भाजपा के प्रचार तंत्र में नहीं होना चाहिए कि भाई काम कराना ही, आपको हमारी आलोचना करें तो किसी मुद्दे पे तो करें। हम तो आज भी आलोचना नहीं कर रहे। अच्छा, आप 2020 से राज्यसभा के सदस्य, और कौन से जो प्रोजेक्ट है जिनके लिए आपने प्रयास किया है? या देखिए, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे टाइम के मंजूर शुदा है, मगर 10 साल की सरकार में काम शुरू नहीं हुआ। रेल कोच फैक्ट्री गोहाना, आपको याद होगा पवन बंसल जी की वो स्पीच कि देश की कपूरथला के बाद दूसरी रेल कोच फैक्ट्री कहीं बनेगी तो गोहाना में बनेगी, वो भी मैं आपको स्पीच पढ़ा था। एक एक नाम आता था और हमारा नाम आता था, मगर वो नाम ऐसे ही नहीं आता था। हरियाणा का जो प्रोजेक्ट्स आते थे, नहीं सुनो मैं आपकी वो जवाब दे रहा हूँ ना। रेल कोच फैक्ट्री, एम्स अस्पताल के अंदर बाड़सा के अंदर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का तो काम फाउंडेशन रख के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू करा दिया था, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। लेकिन उसके साथ जो है 10 और राष्ट्रीय संस्थाओं का एम्स फेज 2 बाड़सा में जो है कार्य होना था। एक का तो मतलब टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया था, वो तो पूरा हो गया NCI। अब ये देखें कि इस सरकार में तो 10 साल के बाद, इतनी राजनीति के बाद, अब जाके एक फाउंडेशन आपने एम्स का वहाँ पे अब जाके चुनावी सीजन में जिसका बजट नहीं एलोकेट किया, वहाँ तो नेशनल कैंसर का काम भी शुरू हो गया। 10 वहाँ पे संस्थान आने थे, उन पे कार्य शुरू नहीं हुआ। महम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपने जैसे कहा कि वो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हिसार के अंदर और करनाल के अंदर बनने थे, ये उस समय मंजूर करे थे, वो आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स का कोई वो पता नहीं। CRPF और BSF का ग्रुप सेंटर, हमारा जो इनका कैंटोनमेंट होता है, वो सूरा कलोई झज्जर के अंदर सुशील कुमार शिंदे जी ने आके फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसका कोई आगे कोई हिसाब किताब। तो अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं गिनवा सकता हूँ, और मगर गिनवाए किसको? मुख्यमंत्री जी तो हरियाणा के इस सोच के हैं कि जो है जब IIM रोहतक में 3-3, 4-4 बैच निकल गए तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कहा कि हम
प्रयास करके IIM रोहतक में लाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हर प्रदेश में IIM हो। अरे वो उन्होंने, आपने देखा हो कुरुक्षेत्र में कहा उन्होंने कि IIM लाएंगे हरियाणा में, खट्टर साहब ने, कि हरियाणा में भी एक IIM आएगा, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं हर प्रदेश में। मगर वो भूल गए कि ये तो 2009 में IIM मैंने मंजूर करा के हम अपना, तो 4-4 बैच निकल गए थे। तो किसको कहें हम कि ये प्रोजेक्ट काम पे शुरू नहीं हुआ? ये काम की सरकार नहीं है, प्रचार की सरकार है। और मैं समझता हूँ कि लोग आज ये समझ रहे हैं हरियाणा के अंदर कि हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार ये साबित हुई है। हरियाणा को विकास की पटरी पे दोबारा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुद्दे रहेंगे हाँ, ये 334 का जो हाईवे है उसकी बात बता रहे हैं कि जो मेरठ, सोनीपत, खरखौदा, सापला, झज्जर, और ये एक्चुअली जाना था आगे बारडा, लोहारू तक 4 लेन, मगर ये झज्जर में आके जाके रुक दिया। मतलब हमारे कामों में जो उसको थोड़ा सा ट्रंकेट करने का काम किया, ये भी अपने टाइम का नेशनल हाईवे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हम, ये सारे मुद्दे हैं विकास के मुद्दे, और क्या है, हमारे पास तो काम है, हमारे पास कोई प्रचार नहीं है, हमारे पास हमारा काम है, और क्या है। और चुनाव लड़ेंगे ना रोहतक से मैं, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये जो है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, आप बताओ। नहीं, वो तो आपको तय नहीं, एक बार नहीं, तो मैंने यहाँ से अच्छा काम किया था कि नहीं किया था, ये बताओ भाई, किया था कि नहीं किया था? इतने काम कर दिए, नहीं, आपने अच्छा काम किया, तो फिर मैं यहाँ से उम्मीदवार बनूं कि नहीं बनूं, बताओ। तो फिर क्यों नहीं बनूंगा? जब प्रेस के साथी अपना सारे यहाँ कह रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया था, तो निश्चित तौर से मैं रोहतक लोकसभा चुनाव से जो है यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मुझे विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जो है के उम्मीदवार के रूप में मेरे को रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात रही हो या प्रदेश की बात हो, दोनों जगह परिवर्तन तय है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी लोगों का आशीर्वाद है और प्रदेश में भी परिवर्तन निश्चित होगा। क्योंकि और ये जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं लगातार हर बार जब आप पूछते हो, क्या जो है आप इस प्रकार का, भाई क्या शरीफ आदमी की बात जो है क्या दब जाती है क्या? मैं हर बार ये कहता हूँ मैं लड़ूंगा, मगर जिन लोगों को मेरी उम्मीदवारी से शायद परेशानी हो, नहीं, क्योंकि आपने अप्लाई नहीं किया, प्रोसेस था उसके तहत आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? किसने बताया अप्लाई नहीं किया? मेरा सिंगल पैनल में मेरा ही नाम है। वो 3 नाम और थे, मैं तो लिस्ट देखी थी। चलो कोई बात। तो कहने का मतलब, भाई मैं लगातार कह रहा हूँ, मैंने कहा ना शरीफ आदमी की बात की वैल्यू कम है, ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा वो नहीं है प्रचार तंत्र या मीडिया। मैं हर बार भाई सुनो, एक बात बताओ कि ये कह ही सकते हैं ना हम उसको, तो रोहतक से निश्चित लड़ेंगे। और मगर मेरी उम्मीदवारी को लेके किसी को तकलीफ हो, बार बार कहे कि जी पता नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अब वो तो विपक्ष का काम है, या विपक्ष का तो नहीं कहूँगा मैं, वो दूसरी पार्टियों का काम है जो प्रतिद्वंदी दल है, क्योंकि विपक्ष में तो हम है, तो प्रतिद्वंदी दलों का वो कार्य है कि भाई वो हम कहें। मगर मैं तो जो है पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि भाई जो, और ये एक मैं बात बताऊं आपको एक और, जब आप पूछना बयाना जी से, जो हमने धरना दिया था, ये आखिरी बात करके खत्म करते, भाई पहले तो फाउंडेशन में बयाना साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बड़ा उसमें जो रेल रैली थी, बयाना साहब का बड़ा योगदान रहा था। जब खड़गे जी आए थे, वो जो फाउंडेशन स्टोन वहाँ रखी, उसके बाद जब हमने धरना दिया तो धरने में एक बात कही थी कि भाई अगर ये रेल जो है ना, ये घबराने की बात नहीं, ये फाइल ठंडे बस्ते में बताने वालों को हम चेतावनी देते हैं कि ये रेल भी चलवाएंगे और समय आने पे इनकी रेल भी बनाएंगे। तो भाई अब रेल तो चलवा दी, मगर समय आने पे जो आज सत्ताधारी है, इनको हरियाणा सरकार से की सत्ता से रेल में बिठाकर इनको हरियाणा की सत्ता से बाहर दे जाने का भी इनका रास्ता। कैसे लड़ पाएंगे बिना संगठन के, कैसे चुनाव लड़ेंगे? हमारा संगठन बहुत अच्छा है। बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे? देखिए हमारे बड़े बड़े नेता तो हरियाणा में तो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पिछले 1 साल में आप देखो 35 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से मैं एक का नाम आपको लूँ, आप उनको बड़ा न मानो, वो हम नहीं कहते। कहीं से जगदीश यादव जी कोसली से शामिल हुए हैं, चौधरी मुलाराम जी हमारे नांगल चौधरी से कोई शामिल हुआ है, अनीता यादव जी हमारी जो है अपना महेंद्रगढ़ टेली कोसली से हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो पंडित राधे श्याम शर्मा जी नारनौल से, मैं एक कोने से शुरू कर रहा हूँ,
लंबी लिस्ट है। पंडित शिव शंकर भारद्वाज जी हमारे भिवानी से शामिल हुए हैं, तो शारदा राठौर जी हमारी फरीदाबाद में शामिल हुई हैं, हमारे रामनिवास घोड़ेला जी जो पहले कांग्रेस में ही थे, रामनिवास जी तो मगर बीच में जो है अपना तो वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल है। तो लिस्ट लंबी है। सुनो 35 अब उनको आप जो है वो तो आपको देखना है कि हरियाणा के कोने कोने से जो लोग कांग्रेस पार्टी में पिछले 1 साल में शामिल हुए, वो संकेत है कि प्रदेश में लोगों ने देख लिया है कि सरकार ने काम किए नहीं, 10 साल इनको दे दिए, इनके काम किए नहीं, ये तभी सारे नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं कि अब तो चलो चुनावी मैनेजमेंट है तो जो है चुनाव, मगर जो है ये जो सारे लोग शामिल हुए संकेत है कि परिवर्तन तय है। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन लाएगी, हरियाणा में सरकार बनाएगी।